Hello and good morning to all of you guys. We have already completed 1, 2, 3 and 4th chapter of NCERT class 6th. तो today we are starting chapter 5 what books and bureaus tell us. अच्छा, इससे पहले हमने 4 चैप्टर जो है क्लास 6 की NCERT की कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इससे पहले की जो चैप्टर्स है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ सकते हैं। और इसकी जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको मिल जाए। और चैप्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लेक्चर जो वीडियो रहेगी वो हमारी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि दोनों ही सेक्शन के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसे समझ सके। बहुत हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं इसे एक्सप्लेन करता रहता हूँ, जिससे कि दोनों किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल मन में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो आज जो चैप्टर 5 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, व्हाट बुक्स एंड ब्यूराइल्स टेल अस। किताबों से और ब्यूराइल से, ब्यूराइल्स मीन्स जो कब्र होती है ना, जो इंसान के मरने के बाद जिसको दफनाया जाता है, जहाँ पे उसको मिट्टी के नीचे जहाँ पे उसे दफना देते हैं, जहाँ रखते हैं, उसको ब्यूराइल्स कहते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें क्या बात पता चलती है, तो इसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। तो जैसे कि हमने और इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि भाई कोई भी जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें किसी ना किसी बच्चे का एक क्वेश्चन छोटा सा होता है, उसी क्वेश्चन के बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये भी चैप्टर में क्वेश्चन देखते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी, मैरी जो है लाइब्रेरी में बैठी है और वो क्या पढ़ रही है, उसके मन में क्या सवाल आ रहा है। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही घंटी बजती है, ठीक है, बेल की घंटी बजती, तो टीचर जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोलती है कि भाई मुझे मेरे पीछे पीछे चलो, हम आज जो है लाइब्रेरी जाएंगे। ये जो बच्चे हैं पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। लाइब्रेरी क्या होती है भाई? लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारी किताबें रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग रेफरेंसेस के, बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर स्कूल्स में लाइब्रेरियाँ होती हैं। आजकल तो बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरीज भी है जहाँ पे कुछ ना कुछ नॉमिनल फ़ी देके आप वहाँ जाके रीडिंग कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट होती है, इससे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जब वो पहली बार जब लाइब्रेरी में पहुंचती है तब उसको ये एहसास होता है कि ये जो लाइब्रेरी है उसके क्लासरूम से कहीं ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वेयर सो मेनी शेल्फ्स, और यहाँ पे ढेर सारे शेल्फ्स है। शेल्फ्स मीन्स जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सामान रखते हैं ना, उसको शेल्फ कहते हैं। लकड़ियों के या मेटल के शेल्फ्स होते हैं, अपने घरों में भी अपने शेल्फ्स देखे होंगे। एंड फुल ऑफ बुक्स, ठीक है, और यहाँ पे हर जगह किताबें ही किताबें, ढेर सारी किताबें, ठीक है। इन वन कॉर्नर अ कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, ठीक है। एक तरफ कोने में है जो है एक कपबोर्ड है। कपबोर्ड मीन्स लकड़ियों का एक जो कपबोर्ड होता है ना, जहाँ पे ढेर सारी शेल्फ्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत ओल्ड वॉल्यूम्स है। ओल्ड वॉल्यूम्स मीन्स, वॉल्यूम मीन्स आपका आवाज़ नहीं होता है, यहाँ वॉल्यूम का मतलब हो गया जो बहुत पुरानी पुरानी जो किताबें हैं ना, वो है यहाँ पे ठीक है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, द टीचर सेड, जैसे ही टीचर उसको देखती है कि वो कपबोर्ड को खोलने की कोशिश कर रही है, दैट कपबोर्ड वाज वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। उसकी जो टीचर है ये कहती है कि ये जो कपबोर्ड है बहुत ही इसमें स्पेशल किताबें हैं, और इसमें अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्मों के से रिलेटेड यहाँ पे किताबें हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, आप सभी को पता है कि भाई हमारे कुछ वेद हैं। वेद आपने नाम सुना ही होगा, हमारे भाई इंपॉर्टेंट 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं भाई? आपको अगर पता है तो फिलहाल उसे हम कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो इसका सवाल का जो जवाब है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ओके, तो डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, कौन कौन से वेदास है? 4 हमारी वेदास हैं। व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। वेदा का नाम सुन के ही मैरी के मन में एक सवाल होता है कि भाई वेद क्या है, या वेदास जो बोल रही है ये कौन है, ठीक है, ये किसी का नाम है या कौन है ये भाई, ठीक है, उसके मन में सवाल आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, हमारे विश्व में, पूरे विश्व में वन ऑफ द जो सबसे पुरानी किताबें हैं, जो रिटन किताबें हैं, वो कौन है भाई? ये हमारी वेद है, ठीक है। देयर आर 4 ऑफ देम, ठीक है, हमारे 4 जो है वेद है। कौन कौन से वेद है? द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद हैं। ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। हमारे कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, हर वेद में एक स्पेशल तरह के चीज़ें लिखी गई हैं, स्पेशल तरह के ज्ञान की ये किताबें हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, इन सभी वेदों में सबसे पुरानी जो वेद है वो कौन सी वेद है भाई? ऋग्वेद है। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, आज से करीब करीब 3500 साल पहले ये किताबें या ये जो ऋग्वेद है ये बनी है, लिखी गई हैं। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, हमारी जो ऋग्वेद है इसमें 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स है। हाइम्स मीन्स मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। कॉल्ड सूक्ताज, और
वेल सेड, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइम्स है इसको सुक्त भी बोलते हैं। सुक्त भी मतलब वेल सेड, वेल सेड मतलब होता है ना जो अच्छा ज्ञान है या जो मधुर ज्ञान है, या वेल सेड जो होता है, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हैं तो अच्छी तरीके से बात करते हैं ना, अच्छी बातें बोलते हैं, उसी तरह से सुविचार जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी सुविचार हैं। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। अच्छा, ये जो हाइम है, ये जो मंत्र हैं, वो ज़्यादातर देवी देवताओं के बारे में है या देवी देवताओं से रिलेटेड है, उनकी प्रेज, उनकी अर्चना आस्था के लिए ये हाइम्स लिखी गई हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो हमारी वेद हैं इनमें 3 गॉड को इंपॉर्टेंट माना गया है। वो कौन कौन से गॉड्स हैं भाई? अग्नि, ठीक है, द गॉड ऑफ फायर। अग्नि को क्या बोलते हैं? जो फायर के गॉड होते हैं, जो हमारे ज्वाला के गॉड होते हैं, ठीक है। इंद्रा, द वॉरियर गॉड। इंद्रदेव को आप जानते हैं कि भाई ये वॉरियर गॉड है, मतलब कि एक तरह से ये लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, अरे ये सबकी रक्षा करते हैं एक तरह से। एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। अच्छा, तीसरा जो है वो है सोम। सोम के बारे में भी बात कही गई है हमारे वेद में, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट है जिसे कि एक स्पेशल टाइप का ड्रिंक बनाया जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे जिक्र है। दीज हाइम्स वेयर कंपोज्ड बाय सागास, ऋषिस, ठीक है। ये जो हाइम्स हैं ये हमारे पुरानी ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई हैं या कंपोज की गई हैं। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंसेस। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं वो अपने जो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, जो शिष्य हैं उनको ये पढ़ाते थे, मतलब बोल बोल के पढ़ाते थे। उस समय तो किताबें, कॉपी, कलम नहीं होती थी ना। जो ऋषि मुनि हैं अपने शिष्यों को बोलते जाते थे एक एक करके सारे हाइम्स, और वो याद करते जाते थे जिस तरह से उन्हें कंठस्थ हो जाए, एकदम मन में बस जाए, ठीक है। जैसा होता है ना, हम बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाई, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वर्ड को रट लेते हैं, एकदम रट्टू तोता टाइप, है ना। उस तरह से ये जो हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो बच्चों को, शिष्यों को सारी की सारी जो वेदों में लिखे हुए हाइम्स हैं, जो उसमें जो लिखी हुई जो क्या कह सकते हैं कि उसमें जो मंत्र है वो सारे उनको रिसाइट करा देते थे, मतलब उच्चारण करा करा के उनको बोलते थे, और वो इसे याद करते रहते थे बिट बाई बिट विद ग्रेट केयर। और इसमें बहुत ही केयर से उनको बोला जाता था ताकि उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो, कि कोई भी बात कहने में त्रुटि ना हो। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वेयर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मैन। ज़्यादातर जो हाइम्स है, ज़्यादातर जो ज्ञान है वो ज़्यादातर किसके द्वारा बनाई गई थी? ज़्यादातर मेंस के द्वारा। और इन्हें पढ़ाया किसके द्वारा जाता था? जो मेन होते थे, जो पुरुष होते थे, उन्हीं के द्वारा इसे उच्चारण या पढ़ाया लिखाया जाता था शिष्यों को। अ फ्यू वेयर कंपोज बाय मैन। इसमें से कुछ ही ऐसी जो हाइम्स है, कुछ ही ऐसी जो सूक्त है, या कुछ ही ऐसी जो इसमें जो श्लोक हैं वो किनके द्वारा बनाई गई होंगी? वुमेन्स के द्वारा बनाई गई हैं। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ठीक है। जो हमारा जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना है, और ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। अच्छा, संस्कृत भी हमारा दो तरीके से, एक वैदिक संस्कृत है और एक मॉडर्न संस्कृत बोल सकते हैं, आधुनिक संस्कृत। जो हम पढ़ते हैं फिलहाल, आप जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्लास 6 से आया था आप लोगों की संस्कृत स्टार्ट हो जाती है, वो जो संस्कृत आप पढ़ते हैं वो आधुनिक संस्कृत है। पर हमारा जो वैदिक संस्कृत है, जो पुराना संस्कृत है, उसके जो उच्चारण है वो थोड़े से डिफरेंट होते थे, थोड़े से और कठिन होते हैं, ठीक है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीज डेज। आज जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम जो विद्यालय में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा उसका जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। संस्कृत और दूसरे लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन, ठीक है। अच्छा, हम आज जो बहुत सारी हमारे भारत देश में कितनी ही हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती है, उसमें से जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बहुत सारे लैंग्वेज फैमिलीज हैं। उसी तरह से जो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कौन से लैंग्वेज फैमिली ग्रुप की मेंबर है? तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप की मेंबर है संस्कृत। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधीज एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. उसी तरह से जिस तरह से संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है, उसी तरह से और भी बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस जो भारत में अलग अलग हिस्सों में बोले जाते हैं, जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज भी, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। इन सभी लैंग्वेजेस का आपने नाम सुना होगा। ये सारे लैंग्वेजेस भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। ओके, ये बस आप जानकारी ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं नहीं आपके फिलहाल सिलेबस में, पर ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई ये जो लैंग्वेज है कौन से लैंग्वेज फैमिली ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। तो आप अगर इन किसी लैंग्वेज के बारे में, ये जो लैंग्वेज हमने पढ़ा, अगर पूछा जाए किस लैंग्वेज फैमिली का ग्रुप का हिस्सा है, तो आप बोलोगे क्या? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप का हिस्सा। ओके, दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। अच्छा, इसको एक फैमिली इसीलिए कहा जाता है, इन सभी लैंग्वेजेस को एक फैमिली का हिस्सा इसलिए कहा जाता है कि सभी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड है जो थोड़ा बहुत कॉमन यूज़ होता है। जैसे कि बंगाली या हिंदी या बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें कुछ कुछ वर्ड जो है ना बहुत कॉमन मिलता है, ठीक है। जैसे कि टेक द वर्ड्स मात्र,
ठीक है। संस्कृत अच्छा, जैसे संस्कृत में जो मातृ शब्द है और हिंदी में जो माँ शब्द है और इंग्लिश में जो मदर शब्द है, ठीक है, इन सभी में थोड़ा बहुत सुनने में आपको सिमिलरिटी पता चलता है ना, कि मातृ संस्कृत में माँ को कहते हैं, उसी तरह हिंदी में माँ कहते हैं, या इंग्लिश में जो माँ को मदर कहते हैं, तो सभी में थोड़ी बहुत सुनने में सिमिलरिटी पता चलता है ना, पर लिखने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यही जो सिमिलरिटी है, इसी वजह से इन सभी लैंग्वेजेस को एक सेम सिमिलर ग्रुप में रखा गया है, और इस ग्रुप का नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप। ओके, अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज। इसके अलावा भी और भी जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से, लैंग्वेज फैमिली से इनका नाता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग्स टू द तिब्बतो बर्मीज फैमिली। इसी तरह से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में तिब्बत के तरफ जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो तिब्बत बर्मीज फैमिली लैंग्वेज फैमिली का ग्रुप का हिस्सा है। उसी तरह जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, हमारे साउथ इंडिया में जो 4 इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे द्रविड़ फैमिली ग्रुप का हिस्सा है, इसे द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप का हिस्सा कहते हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसके अलावा भी झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में और सेंट्रल इंडिया, हमारे जो मध्य भारत के क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ग्रुप का लैंग्वेज फैमिली ग्रुप का हिस्सा है। तो ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक्चुअली आपके जो क्लास 6 के एग्जाम्स में तो आएंगे नहीं, पर ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए, द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। ज़्यादातर जो हम किताबें यूज़ करते हैं वो या तो रिटन होते हैं, रिटन मतलब वो लिखी जाती हैं, या तो उसको प्रिंट की जाती हैं, ठीक है। द ऋग्वेदा आर साइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड, ठीक है। अच्छा, जो ऋग्वेद है, जो वेद, जो पुराण है, वेदों को जब ऋषि मुनि पढ़ते हैं तो उसको रिसाइट करते हैं। रिसाइट मतलब उसको पढ़ते चलते हैं, और जो दूसरे शिष्य होते हैं जो उसको सुनने वाले हैं उसको सिर्फ सुनते हैं और उसको मेमोराइज करते हैं, उसको याद करते चलते हैं। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। जब इसको पहली बार इसको बनाया गया, जब ये इन वेदों को जब बनाया गया, इसके बहुत सालों बाद, बहुत सेंचुरीज बाद, सेंचुरीज मतलब एक सेंचुरी कितने का होता है, 100 सालों का होता है ना, तो काफ़ी सारे सेंचुरीज के बाद इसे लिखा गया होगा। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो, और इसे प्रिंट कब किया गया, आज से करीब करीब 200 साल पहले इसको बस प्रिंट ही किया गया, ठीक है। तो हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। हमारे जो हिस्टोरियंस है, हमारे जो इतिहासकार हैं, इस ऋग्वेद को, हमारे जो ऋग्वेद को, इसे कैसे पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशनल टू द मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। लेट अस सी हाउ द स्टडी द ऋग्वेद। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पुरातत्ववेत्ता जो हैं, ये हमारे जो ऋग्वेद है, जो पुराण है, इन सभी को क्यों पढ़ते हैं भाई, इनसे इन्हें पास्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, हमारे भूत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा भी ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, सोर्स है, जिसका स्टडी करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है, ठीक है। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। हमारे ऋग्वेद में जो कुछ हाइम्स है, इसमें जो मंत्र हैं, वो एक डायलॉग का फॉर्म है। जैसे आप मूवीज़ या थिएटर में डायलॉग सुनते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह ड्रामा के डायलॉग के जैसे इसमें बहुत सारे डायलॉग की तरह ये जो मंत्र हैं वो उस काइंड से लिखे गए हैं, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम ऑफ डायलॉग बिटवीन अ सागाज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स ब्यास एंड सतलज दैट वेर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी हाइम्स है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, जिसमें कि एक सागा है, सागा मतलब बोल सकते हैं ग्रंथ, ठीक है। विश्वामित्र इसमें 2 रिवर के संबोधित करते हुए, ब्यास और सतलुज को संबोधित करते हुए, इसमें बहुत सारे हाइम्स है, बहुत सारे मंत्र हैं, इसमें कि उसको एक गॉडेसेस की तरह, एक देवी की तरह उसे दर्शाया गया है, ठीक है। हमारी जो ब्यास और सतलज जो नदियाँ हैं उनको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ब्यास। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि हमको बोल दिया गया भाई रिवर जो है उनको आप मैप 1 जो पेज 2 में मैप 1 जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इसको फिलहाल, ओके। आगे चलते हैं, देखिए ये जो एक छोटा सा इमेज दिया है ना, ये पेज फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। अच्छा, हमारे जो पुराने ऋग्वेद का जो मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते थे, मैंने बताया था ना, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब मेनू और स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी जाए, वो चीज़ें जो हाथ से लिखी जाए उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये हमारी जो पुराना जो ऋग्वेद है उसका मैन्यूस्क्रिप्ट का एक चित्र है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, कितना सुंदर है। देखिए, द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन द बर्च बार्क। बर्च बार्क मैंने बोला था ना कि भाई कश्मीर में जो बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जिसके जो ऊपर के तने के छिलके के ऊपर इसको सुखाया जाता है और इसके ऊपर लिखी जाती थी बहुत सारी जो मंत्र हैं, ठीक है। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed text of the ऋग्वेद, ठीक है। जब बाद में जब बर्च बीज से जब प्रिंटेड टेक्स्ट में इसको बदला गया, तब इसे बदला गया था, ठीक है, ऋग्वेद के प्रिंटेड वर्जन में, एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया ऋग्वेद को, ताकि दूसरे लैंग्वेज के लोग भी इसे समझ सके, पढ़ सकें। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। बाद में इन वेदों को पुणे के महाराष्ट्र में जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे अच्छे से इसे प्रिजर्व करके रखा गया ताकि ये और डिस्ट्रॉय ना हो जाए। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, ठीक है। विश्वामित्र और जो रिवर के बारे में जो हमने छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, उसके बारे में यहाँ डिटेल में दी गई है। देखिए, इसको आप पढ़ सकते हैं, फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप चाहे तो इसे पढ़ लेना, ठीक है। आप किताब में दिया होगा, पढ़ लेना। फिलहाल हम चैप्टर में आ जाते हैं, देखते हैं।
ठीक है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल मीन्स तो जानते हैं मवेशियाँ जो हम घर में पालते हैं, ठीक है, गाँव में पालते हैं। हॉर्सेस मीन्स जो घोड़े हैं, या चैरियट्स, चैरियट्स मीन्स जो रथ होता है ना, घोड़ा रथ को खींचता है। आपने बहुत सारा रामायण महाभारत में युद्ध देखे होंगे जिसमें कि घोड़ा एक रथ को खींचता है, उसी रथ को चैरियट कहते हैं। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग वेदा फॉर कैटल्स। अच्छा, कैटल्स के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रेयर्स हैं। चिल्ड्रंस स्पेशली सन्स, ठीक है, इसमें बच्चों के लिए भी हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रेयर्स हैं। सॉरी। एंड हॉर्सेस, और हॉर्सेस के लिए भी बहुत सारे प्रेयर हैं। हॉर्सेस वेर योक्ड टू चैरियट्स दैट वेर यूज्ड इन बैटल्स। ज़्यादातर जो हॉर्सेस हैं उनको चैरियट के साथ बांधा जाता था, चैरियट को वो खींचते थे बैटल्स में। बैटल्स में जो युद्ध होता था उसमें वो इसे खींच कर लेके जाते थे, ठीक है, युद्धों में। विच वॉज फॉट टू कैप्चर कैटल्स। ये जो बैटल्स हैं एक्चुअली, जो युद्ध है वो लैंड को जीतने के लिए भी करते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो जीतेगा भाई वो ज़्यादा शक्तिशाली राजा होगा, ठीक है। विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर्स एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ली, ठीक है। इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को जीता जाता था राजाओं के द्वारा, ताकि जिसके पास जितना लैंड होगा वो उसके उतने मवेशी, उसके उतने ही चारागाह होंगे और वो उतना ही शक्तिशाली होगा, ठीक है। सम बैटल्स वेर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। ज़्यादातर जो बैटल्स हैं वो इसलिए लड़ा जाता था क्योंकि उनके क्षेत्र में शायद पानी की व्यवस्था कम होगी, नदियाँ कम होगी, तो वो दूसरे एरियाज़ को जीतते थे जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। Some of the wealth that were obtained was kept by the leaders, some of given to the priests, and the rest was distributed among the people. इस बैटल से जो भी संपत्ति इकट्ठा होती थी, तो इस बैटल में जो लीडर्स होते थे वो थोड़े बहुत अपने पास रख लेते थे, थोड़े बहुत वो प्रिस्ट मीन्स जो ब्राह्मण होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनको थोड़ा बहुत दे दिया जाता था। और इसके अलावा भी जो धन संपत्ति बच जाती थी वो सभी जनता में बांट दी जाती थी। जो भी शहर के लोग होते थे उनको उन पे बांट दी जाती थी, ठीक है। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सैक्रिफाइसेज इन विच ऑफरिंग्स वेयर मेड इनटू द फायर, ठीक है। इसके अलावा भी जो धन का बहुत सारा जो हिस्सा है वो किस में यूज़ होता था? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजना, मतलब कि यज्ञ में ही वो यूज़ होता था। इसके अलावा जो सैक्रिफाइसेज होता था, सैक्रिफाइसेज मतलब जो बलि होती थी, उन सभी में यूज़ होता था, ठीक है। दीज वेर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस। ये जो यज्ञ होते थे, ये जो पूजा अर्चना होती थी, ये गॉड्स एंड गॉडेसेस मतलब देवी देवताओं के लिए होती थी। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी जैसे कि घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। इसके अलावा एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता था बलि के लिए। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, ठीक है। ज़्यादातर जो इस वॉर्स में कौन हिस्सा लेते थे? जो मैन होते थे। मैन मीन्स जो पुरुष होते थे, वही इस तरह के युद्ध में पार्ट लेते थे, इसमें हिस्सा लेते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मीज बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी इस समय के जो हम बात कर रहे हैं। इस समय रेगुलर आर्मी जैसे कि आज हमारे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जैसी है ना, उस तरह की रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी उस समय। अच्छा, पर फिर भी रेगुलर असेंबलीज होती थी। रेगुलर मतलब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और वार के ऊपर चर्चा करते थे, मतलब बैटल क्यों लड़ी जाए, किस लिए लड़ी जाए, कैसे लड़ी जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में वो चर्चा करते थे एक जगह इकट्ठा होकर। इसके अलावा वो अपनी लीडर्स चुनते थे, और इस जो कि ये लीडर्स बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे, स्किलफुल वॉरियर्स होते थे, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, और जो निडर होते थे उनको वो अपना लीडर बनाते थे, अपना नेता बनाते थे, जो उनको लीड करता था, ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अच्छा, लीडर्स के लिए, सभी के लिए एक शब्द दिया गया है, ये शब्द आप याद रखिएगा। तो ये हम देखते हैं, देखिए। देयर वर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू। जो अलग अलग काम लोग करते थे उसके हिसाब से लोगों को अलग अलग कैटेगरी या लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। लैंग्वेज दे स्पीक, द पीपल दे बिलोंग टू देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जिस तरह का वो काम करते थे, जिस जगह वो रहते थे, जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, जिस कल्चर या कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, उसके हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। तो इसके बारे में धीरे धीरे हम पढ़ते हैं और क्या क्या वर्ड वो डिस्क्राइब्ड हैं वो देखते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। इसकी ये जो वर्ड्स हैं वो ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो वो देखते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। इसमें दो जो ग्रुप हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे ऋग्वेद में दिया गया है वो क्या है? द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो पूजा अर्चना करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया है। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह का रीति रिवाज करते थे। और दूसरा जो कैटेगरी है, ग्रुप है, वो है राजास, जो रूलर हुआ करते थे, ठीक है, जो प्रजा के ऊपर राज किया करते थे, ठीक है। दीज राजाज आर नॉट लाइकली द वन यू विल लर्निंग अबाउट लेटर। ये वो वैसे राजाज नहीं है जिसके बारे में हम आगे बाद के चैप्टरों में पढ़ेंगे। ये किस तरह के राजा हुआ करते थे उसके बारे में देखते हैं, चलिए। They did not have capital cities, palaces and armies, nor did they collect taxes. ये ऐसे राजा नहीं थे जो बाद के जिसके बारे में हम दिल्ली सल्तनत या उसके बारे में मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, वैसे नहीं थे ये। ना इनकी बहुत बड़ी सिटीज़ हुआ करती थी, ना इनकी राजधानी थी, ना इनके बहुत बड़े बड़े महल या इनका बहुत बड़ा सेना था, और ना ही ये किसी तरह का कोई टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो भाई किस तरह के राजा थे वो भी देखते हैं। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। ज़्यादातर जो राजा का बेटा है वो हम सुनते हैं कि राजा बनता था, पर इस टाइम का, जिस समय का हम बात कर रहे हैं, इस समय जनरली राजा का बेटा राजा बनेगा ये ज़रूरी नहीं था, ठीक है।
2 words are used to describe the people or the communities as a whole. अच्छा, 2 ऐसे वर्ड है जिससे कि किसी कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया जाता था. One was the word जना, which we still use in Hindi and other languages. एक शब्द का यूज़ हम करते हैं जैसे कि जना का यूज़, ठीक है, जैसे कि सभी लोगों के लिए यूज़ करते हैं ना कि बहुत सारे जन खड़े हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं. द अदर वॉज विश, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है वो है विश. द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम द विश, और इसी विश शब्द से वैश्य शब्द आया है. वी लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर 6. इसके बारे में हम चैप्टर 6 में आगे पढ़ेंगे. सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय द नेम. इसके अलावा अभी बहुत सारे विश और जना का नाम से मेंशन किया गया है हमारे जो ये वेदों में. सो वी विल फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, ठीक है. इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस, ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिसमें कि पुरु जना का साक्ष्य है या विश का साक्ष्य है. द भरत जना और विश, ठीक है. इसके अलावा भी भरत जना और विश के बारे में भी हम जानेंगे. द युद्ध जना और विश के बारे में भी जानेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, आगे धीरे धीरे हम जाते चलेंगे, ठीक है. Sometimes the people who compose the hymn describe themselves as Aryas and call their opponents, ठीक है, दसर और दस्यूज, ठीक है. मतलब जो ये जो मंत्र उच्चारण करते हैं अपने आप को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं. अपने आप को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं. और उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनके जो शत्रु बोल सकते हैं या उनके जो विरोधी हैं, उनको वो दासाज कहते हैं या दासियूज कहते हैं, ठीक है. 2 अलग अलग तरह से उच्चारण इसको आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें करिए, ठीक है. दीज वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. ये कौन लोग होते थे जो कि किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, किसी भी तरह का बलि नहीं देते थे या किसी तरह का पूजा पाठ नहीं करते थे. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो दूसरी तरह की लैंग्वेज भी वो बोलते थे. लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनाइन दासी, ठीक है. बाद में इसी जो वर्ड का दूसरी तरह से प्रोनाउंस किया जाने लगा, जिसे हम दासा कहते हैं, या जो फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन मतलब जो औरतों के लिए इस टर्म का यूज़ होने लगा, उसे हम दासी कहने लगे. कम टू मीन स्लेव, और इसी का बाद में दासा का जो मतलब है, इस टर्म का जो मीनिंग है वो एज ए स्लेव, एक तरह से आपका जो बंदी बोल सकते हैं या एक तरह का आपका स्लेव कह सकते हैं, दास कह सकते हैं, ठीक है. स्लेव्स आर वेयर वुमेन्स एंड मेन हु आर ऑफन कैप्चर्ड इन वार्स. अच्छा, स्लेव्स उनको भी कहा जाता था जिन औरतों या जिन पुरुषों को युद्ध में बंदी बनाया लिया जाता था. जो दूसरे देश के लोग होते थे उनको एज अ स्लेव ट्रीट करते थे. दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स. उनको एक तरह से उनके ओनर्स के द्वारा, उनके राजा महाराजा, उनके शासकों के द्वारा एज अ प्रॉपर्टी, मतलब जैसे कि इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको दास की तरह यूज़ करेंगे, उसको स्लेव की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है. who could make them do whatever work they wanted, और वो जो चाहे उनसे वो काम करवा सकते हैं, इस तरह से वो यूज़ करते थे. while the ऋग्वेद was being composed in the north west of the subcontinent, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में इस ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ. कंपोजिशन मीन्स इसको बनाया गया, लिखा गया बोल सकते हैं. देयर वेर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, पर इसका जो और डेवलपमेंट है, इसके में जो और विकास है वो किसी दूसरे जगह में हुआ होगा. किसके बारे में हम बात करें, ऋग्वेद के बारे में. लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, इसके बारे में और हम जानकारियाँ लेते हैं. साइलेंट सेंटिनल्स, ठीक है. द स्टोरी ऑफ द मगलित्स, ठीक है. द स्टोरी ऑफ मगलित्स क्या है भाई, ये थोड़ा सा हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा. दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथीज, ठीक है, लिटरली बिग स्टोन. अच्छा, मेगालिथीज एक्चुअली क्या होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेगालिथीज कहते हैं. these were carefully arranged by the people. अच्छा, इन जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सटीकता से एक जगह, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है. ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. एंड वेयर यूज टू मार्क ब्यूराइल साइट्स. अच्छा, इसका ये जो बड़े बड़े पत्थरों को इसीलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकी ब्यूराइल साइट्स हैं. ब्यूराइल साइट्स मतलब कब्रगाह, जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, ठीक है, उन्हें ब्यूराइल साइट्स कहते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथीज बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो. ये जो तरीका है, ये जो इंसान के मरने के बाद उसको दफनाने का जो तरीका है, आज से करीब 3000 साल पहले ये शुरू हुआ होगा. ये हमारे हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है. एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द दक्कन, और ये उसके बाद से आज तक दक्कन के एरिया में, हमारा जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न इंडिया है, उधर आज भी इसी तरीके से लोगों को दफनाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर, इसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के एरिया में आज भी इस तरह के बहुत सारे ब्यूराइल्स मिलेंगे, जो पुराने ब्यूराइल्स हैं. सम इंपॉर्टेंट मेगालिथीज स्प्लिट्स आर सोन इन मैप 2, ठीक है. मैप 2 में देखिए, ये बहुत ही अच्छा, दिस टाइप ऑफ मेगालिथीज इन सोन इज नोन एज द साइट. ये देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये भी एक मेगालिथीज का ही पिक्चर है. बीच में एक देखिए कंपार्टमेंट है, उसके आसपास जो है छोटी छोटी क्या है, पत्थर हैं, और उसके बाद जो है बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं, और इसी को मेगालिथीज कहते हैं, ठीक है. तो इसको आप देख लीजिए पिक्चर में जो है. वाइल सम मेगालिथीज कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथीज ब्यूराइल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड. कुछ जो मेगालिथीज हैं जो मिट्टी के ऊपर हैं, और कुछ ऐसे मेगालिथीज हैं, मतलब ब्यूराइल साइड्स हैं, जो कि मिट्टी के एकदम जस्ट नीचे भी हैं, उसको खुदाई करके उसको निकाला जा सकता है, अंडरग्राउंड है. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or the single large stone standing in the ground. These are only indication that there are burial beneath.
ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो ब्यूराइल साइट्स मिले, ये जो कब्रगाह मिले, इसके ये जो मेगालिथीज़ के आसपास क्या है, बहुत बड़े बड़े पत्थर से उनको सर्किल किया हुआ मिला, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे थे ना। या ऐसा भी बहुत सारा साइट मिला जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सीधा सा पत्थर गाड़ दिया गया होगा, जिसका ये अंदेशा हो कि भाई यहाँ पे क्या है, एक ब्यूराइल साइट है, मतलब यहाँ पे एक कब्रगाह है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, ऑल द ब्यूराइल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। सभी ब्यूराइल्स में कुछ ना कुछ छोटी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। जनरली द डेड वेयर ब्यूराइड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स। ठीक है, ज़्यादातर जो डेड जो हो जाते थे, जो लोग मर जाते थे, उनको इस ब्यूराइल में दफनाया जाता था। उसके साथ ही साथ विद डिस्टिंक्टिव पॉट, उसके साथ कुछ कुछ पॉट में सामान लग दिया जाता था, विच वॉज कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। और इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक और रेड वेयर। ठीक है, काली और लाल वेयर कहा जाता है। ये जो ब्यूराइल साइट में ये सारी चीज़ें मिली हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। इसके अलावा भी इन सभी जगहों में, इन सभी साइट्स में और क्या क्या मिले हैं, टूल्स मिले हैं, टूल्स मीन्स हथियार मिले हैं, वेपन मिले हैं, औजार मिले हैं। बहुत सारे साइट में हॉर्स का स्केलेटन मिला है, हॉर्स का जो ऑर्नामेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें मिले हैं जो कि सोने के भी हैं। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ना, ये सारा हथियार वो ब्यूराइल साइट के आसपास मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। इसके बारे में जो सामाजिक जो डिफरेंसेस है, सामाजिक जो अंतर है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं का ये मानना है कि ये जो डेड बॉडी के साथ जो भी चीज़ें मिली हैं, कब्रगाहों के आसपास जो मिली हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो डेड जो हो गया है, जो इंसान मर जाता है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो इंसान के साथ ही दफना दी जाती हैं। ठीक है, समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द ग्रेव दैन द अनदर। बहुत सारा ऐसा भी कब्र है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, कुछ में कम चीज़ें पाई जा रही हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी इन मैप 2। ठीक है, पेज नंबर 14 मैप 2 में आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी जो साइट है उसको आप ढूंढिएगा। हेयर वन स्केलेटन वाज ब्यूराइड विद 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 इंच सेल। एक जो ब्यूराइल साइट है ब्रह्मगिरी में, वहाँ पे क्या मिला है करीब करीब 33 गोल्ड बेड्स मिले हैं। ठीक है, 33 गोल्ड के, गोल्ड मीन्स तो जानते हैं सोने का बेड मिला है, 2 स्टोन का मतलब पत्थर का बेड मिला है, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, कॉपर की चूड़ियाँ मिली हैं, 1 इंच का शेल मिला है। ठीक है, अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। कुछ ऐसे भी स्केलेटन्स है, कुछ ऐसे भी ब्यूराइल्स है जहाँ पे कुछ ही पॉट होता है, इतने सारे सामान नहीं होता है। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर आर सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमॉन्ग द पीपल हु वेर ब्यूराइड। सम वेर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोअर्स। ठीक है, इससे एक बात तो ये बात समझ में आ रही है कि इनके सोशल स्टेटस में, सामाजिक स्टेटस में सामाजिक अंतर काफ़ी ज़्यादा होता होगा, जिससे कि जिस साइट में या जिस ब्यूराइल में बहुत सारा सामान मिल रहा है, उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा बड़ा होता होगा, मतलब वो ज़्यादा अमीर होता होगा, या जिसमें सामान कम मिल रहा है वो थोड़ा पुअर होता होगा, गरीब होता होगा। इसमें से कुछ चीफ भी होते होंगे, चीफ मीन्स मुखिया होते होंगे, या इसके कुछ लीडर होते होंगे, कुछ जो होंगे फॉलोअर्स होते होंगे, जो इसका फॉलो करते होंगे, शिष्य होते होंगे। ठीक है, वेयर सम ब्यूराइल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टन फैमिलीज। या कुछ जो ब्यूराइल स्पॉट्स मीन जहाँ जहाँ इंसानों को दफनाया गया है वो किसी खास फैमिली से रिलेटेड है, ऐसा भी कुछ है क्या। समटाइम्स मेगालिथीज कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। ऐसी भी बहुत सारी मेगालिथीज हैं, ब्यूराइल साइट्स हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन्स पाए गए हैं। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू सेम फैमिली। इससे ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि भाई एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग जब मर जाते होंगे तब उनको एक साथ एक ही जगह में दफनाया जाता होगा, एक ही जगह में रखा जाता होगा। ठीक है, सेम टाइम में, मतलब एक ही समय में। दीज बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेयर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। ठीक है, बाद में क्या होगा, जैसे कि एक ही फैमिली का पहला जो इंसान मरा उसको पहले दफनाया गया, बाद में जो दूसरा इंसान मरा उसको भी दफनाया गया उसी जगह पॉट होल्स के जरिए। पॉट होल्स मीन्स क्या होता है, छोटी छोटी जो गड्ढे हैं उसको रख दिया जाता है और बाद में इन्हीं गड्ढों में बाद में दफना दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे फैमिली का अलग अलग लोग मरेंगे उनको आसपास दफना दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे साइट्स मिले। ठीक है, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द surface probably served as a signpost to find the burial site so that people could return to the same place wherever they wanted to। ठीक है, अच्छा, इसी मेगालिथीज के आसपास बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को सजा के गोल गोल करके रख दिया गया है। एक तरह से ये साइन पोस्ट का भी काम करता है। साइन पोस्ट मीन्स एक निशानी का भी काम करता है, जिससे कि बाद में इसी फैमिली के लोग जब यहाँ पे आए तो उनको वो एग्जैक्ट जगह मिल जाए जहाँ पे वो अपनी फैमिली के लोगों को दफनाया था, जहाँ पे उनको कब्र दी गई थी। ओके, आगे चलते हैं। स्पेशल ब्यूराइल एट इमाम गाँव। ठीक है, इनाम गाँव में जो है एक स्पेशल ब्यूराइल है, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, इनाम गाँव को आप मैप नंबर 2 जो पेज नंबर 14 में है ना, सेकेंड चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे आप देख लेना इनाम गाँव को। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़
अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा रिवर से ही कट के एक रिवर निकलती है जो गोड रिवर है, उसको आप मैप में देख लेना कहाँ पे है भाई। इट इज़ ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स अगो। ये करीब करीब आज से 3600 से 3700 साल पुरानी बात है। हेयर एडल्ट्स वर जनरली ब्यूराइड इन ग्राउंड। यहाँ पे जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स मीन्स जो नौजवान होते हैं, उनको ग्राउंड में ही ब्यूराइड किया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट, सीधे सपाट उनको दफनाया जाता था। विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, जिधर सिर जो है वो हमेशा नॉर्थ दिशा की तरफ होता था। नॉर्थ मीन्स क्या है, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर, सिर जो है उत्तर दिशा की तरफ होता था। समटाइम्स ब्यूराइल्स वेयर विद इन द हाउसेज। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने घरों की खुदाई की तो घरों के अंदर भी बहुत सारे डेड बॉडीज को दफनाया गया है। वेसल्स दैट वर प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड। इसके साथ साथ जो इंसान जहाँ पे उनको दफनाया गया उसके साथ साथ उसके खाने पीने की चीज़ें, वाटर का जो व्यवस्था है वो भी उसके साथ ही रख दिया जाता था। वेयर प्लेस इनसाइड द डेड बॉडी। ठीक है, तो डेड के साथ ही वहाँ पे रख दिया गया है, ऐसा भी बहुत सारा एविडेंसेस मिला है। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of five-roomed house. ठीक है, one of the largest house at the site. ठीक है, एक इंसान जो है, एक आदमी जो है, एक बहुत बड़े घर में मिला है, उसकी डेड बॉडी मिली है। फोर लेग्ड क्ले जार। ठीक है, उसका 4 पैर वाला जो क्ले जार होता है ना, वैसे जार के अंदर कोर्टयार्ड में मिला है। कोर्टयार्ड मीन्स चबूतरा। और इसके आसपास कितने कमरे थे, 5 कमरे का घर है ये। ठीक है, और ये वन ऑफ द सबसे बड़ा जो साइट है जहाँ पे ये डेड बॉडीज फाइंड हुई है ना, ये सारी मिली हैं। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और ये क्या है, जो सेटलमेंट का सबसे बीच वाला हिस्सा यहीं पर था। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। इसी हाउस में ग्रेनरी भी होता था। ग्रेनरी जहाँ पे आप अनाज को रखते हैं ना, कूटते हैं, रखते हैं। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजीशन। अच्छा, बॉडी को क्रॉस लेग पोजीशन, क्रॉस लेग मतलब आड़ा तिरछा रखा गया है, ये भी बात हमें वहाँ पे पता चली है। इसके बारे में देखिए, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। स्केलेटन के बारे में पढ़ के हमें क्या क्या बातें पता चलती है, इसके बारे में यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, आप इसको किताब से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, इनाम काव के बारे में हमने पढ़ा, तो यहाँ के ऑक्यूपेशन क्या था, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेती है। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, मतलब यहाँ के लोग क्या काम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमम। ठीक है, मैंने इसके बारे में सारा बताया कि भाई ये सारी जो अनाज है, ये सारी चीज़ों का एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे मिला है। bones of numbers of animals, many bearing cut marks that shown they may have been used as food, have also been found. इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स का वहाँ पे बोन्स पाया गया है, जिसमें कि बोन्स के ऊपर कट मार्क्स है। इससे ये बात पता चलती है कि भाई इन एनिमल्स को उन लोगों ने भोजन के लिए यूज़ किया होगा, जिस कारण से उन एनिमल्स के बोन्स के ऊपर कट मार्क्स भी हैं। These include cattle like buffalo, goat, sheep, dog, horse, ash, pig, sambar, spotted deer, buckback, antelope, hare and mongoose. ये सारे एनिमल्स के वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, ये सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए गए हैं, इनके बोन्स पाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश के भी एविडेंसेस, हड्डियाँ वहाँ पे पाई गई हैं। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटीज़ ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड। इसके अलावा भी बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि आंवला, जामुन, डेट्स, ठीक है, बहुत तरह की बेरियाँ जो होती हैं, इनके बीज या एविडेंसेस भी यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं, इन सभी चीज़ों को या तो खाते होंगे या इनको ये बातें पता होगी। ठीक है ना, तो यही बस यहीं तक है हमारा ये चैप्टर। तो इसके बाद हमारे जो है कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेना। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 जो है, इसका टॉपिक है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ये चैप्टर है, तो ये जो चैप्टर है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।